नमस्कार दोस्तों, मैं सपना रानी द नॉलेज सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग आज सीटेट की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि अपनी तकदीर आपको अपनी मेहनत से खुद ही लिखनी होगी, उस दिन के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें सीटेट की परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए खुद ही जी जान से अपनी मेहनत करनी है और परीक्षा में अच्छे अंकों से पात्रता हासिल करनी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। वर्णमाला में आज हम लोग ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि क्या होती है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है उसे ही ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो गई, वह ध्वनि कहलाई। और वर्ण क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो गई। सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाएगी, पर ध्वनि मौखिक सबसे छोटी इकाई है। मुख से जब हम लोग किसी उच्चारण करते हैं वर्ण का, तो वह ध्वनि कहलाई। और जब लिखते हैं सबसे छोटी इकाई, तो वह वर्ण कहलाएगा। अब शब्द क्या है? शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई है। मतलब सबसे ऐसा छोटी लिखित इकाई जिसको लिखने के बाद उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, उसे ही शब्द बोलते हैं। अब वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई हो गई। वाक्य जो है भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई है। कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं तो उससे एक सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं वाक्य को कि भारत देश महान है। तो यह एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है कि भारत महान देश है। इसलिए यह वाक्य, भारत एक महान देश है, यह एक वाक्य हो गया। अब आइए हम लोग ये देखते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। जो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला हो गया वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जितने भी वर्ण है उनका एक क्रमबद्ध समूह होता है, इसी समूह को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो 44 वर्ण होते हैं। और इन वर्णों को हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, इन वर्णों को हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं। पहला भाग हो गया स्वर्ण वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। तो स्वर और व्यंजन, यह दोनों भाग में विभाजित हुआ। अब हम लोग स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी अन्य ध्वनि का सहायता नहीं लेना पड़े, उसे स्वर कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी भी अन्य ध्वनि का सहायता नहीं लेते हुए किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो वह क्या स्वर्ण कहलाएगा। और इनकी संख्या कुल होती है 11। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पिछले कक्षा में कि स्वर की कुल संख्या 11 होती है। ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ।
इन सब के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये 11 जो संख्या है ये वर्ण है, स्वर स्वर वर्ण है, जो बिना किसी ध्वनि की सहायता से उच्चारित होती है। अब स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों स्वर हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह जो चारों हो गया वो ह्रस्व स्वर कहलाएगा। क्योंकि अ जैसे ही हम लोग उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। अब हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। यह 7 दीर्घ स्वर कहलाएगा। क्योंकि जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो आ में क्या हो रहा है? अ से 2 गुना समय लग रहा है। अ बोलते हैं तो कम समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही आ का उच्चारण करते हैं तो इसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है। अब हम लोग बड़ी ई का उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसे बोलते ई, तो इसमें भी 2 गुना समय लग रहा है। अब हम लोग प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे। प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है या सबसे ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। सबसे अधिक समय पुकारने में प्रयोग हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे अधिक समय पुकारने में प्रयोग हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं, या जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है या सबसे ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए ओम, हे, ओम इत्यादि। तो जैसे ही हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें पुकारने में अधिक समय लग रहा है। हे ईश्वर ऐसे बोलते हैं तो हे बोलने में भी हमें क्या हो रहा है? अधिक समय लग रहा है पुकारने में। अब हम लोग अनुस्वार के बारे में जानेंगे। तो जिसका उच्चारण नाक से होता है इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। अनुस्वार को हम लोग पंचमाक्षर भी कहते हैं और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। जैसे इसे उदाहरण से समझते हैं कि इसका उच्चारण नाक से कैसे होता है। अंग, अंग हम लोग बोलते हैं तो उसमें नाक से इसका उच्चारण हो रहा है। य, न, म, यह सब आप बोल कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसका उच्चारण नाक से हो रहा है। अब अंगूर, अंगूर जब हम बोल रहे हैं तो नाक से उच्चारण हो रहा अंग में। फिर लंगूर, संतरा, जंतर, जंतर मंतर जो होता है उसको भी बोलते हैं तो उसका उच्चारण नाक से हो रहा है। अंगिका, ये उच्चारण भी नाक से हो रहा है। इस तरह अब हम लोग आगे अनुनासिक के बारे में देखते हैं। अनुनासिक क्या है?
अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुंह में दबाव के साथ बाहर निकलती है। अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें नाक और मुंह में दबाव के साथ हवा बाहर निकलती है। इसे जब हम बोलेंगे उदाहरण को तो इससे समझ में आएगी। उदाहरण से जैसे आंधी, आँख, नाद, मांद। इसे आंधी जैसे ही बोलते हैं तो क्या हो रहा है कि हवा जो है नाक और मुंह में दबाव आती है और इसके साथ ही बाहर निकल रही है, तो इसलिए यह अनुनासिक कहलाएगा। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में भी विसर्ग का बहुत उपयोग है और जैसे ही किसी शब्द को में ये विसर्ग लगाते हैं तो उसका उच्चारण ह के समान हो जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, अतः, अत में विसर्ग लग गया तो वह क्या कहलाएगा? अतः। स्वतः, जैसे ही विसर्ग हो गया किसी शब्द के आगे तो उसको जब हम लोग उच्चारित करेंगे तो ह अंत में उच्चारण होगा उसका। स्वतः, परमार्थ, काव्य, ये सब इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम लोग आगत ध्वनि देखते हैं। आगत ध्वनि क्या है? आगत ध्वनि में किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र होता है। जैसे उदाहरण, डॉक्टर, कॉफी, ट्रॉफी, लॉबी, ये सब आगत ध्वनि हो गया। अब हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी।